ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। जुमेरात 3 अक्टूबर के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। आज के सरबीन में आप इन मौज़ूआत को सुन सकेंगे। अरब लीग काउंसिल में मुस्तकिल नुमाइंदों की सतह पर जुमेरात को लेबनान की हिमायत के लिए एक हंगामी इजलास, और आलमी पाबंदियों के बावजूद ईरान ने 400 सेकंड्स में इसराइल तक पहुंचने वाले हाइपरसोनिक मिसाइल कैसे बनाए। और क्या ईरान और इसराइल बराहे रास्त एक दूसरे के सामने आ सकते हैं? माहिरीन का ख्याल है कि इसराइल शायद इस बार ईरान के खिलाफ उस तहम्मुल का इजहार ना करे जो उसने अप्रैल में बैनुल-अक़वामी ताकतों की वजह से दिखाया था। इसराइल की जवाबी कार्रवाई में सबसे वाज़ेह टारगेट्स तो वो अड्डे होंगे जहां से ईरान ने इसराइल पर मिसाइल दागे हैं। मजीद ये कि मशरिक़ के वुस्ता में जारी तनाव को कम करने के लिए चीन ने सलामती कौंसिल से क्या मुतालबा किया है। 结果清楚表明，在加沙停火问题上，绝大多数安理会成员意见一致，而美国却独家滥用否决权。 और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक फैसला कालादम करार दे दिया है। तो क्या इस फैसले का मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर कोई असर पड़ेगा? तज्ज़िया कार बोला, एक फैसले का आईनी तरमीम पर कोई असर नहीं होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आईनी तरमीम पास हुई तो उसका 63A में कोई असर नहीं होगा। उसका असर होगा तो मखसूस नशिस्तों के नजरसानी की वजह से होगा। और जानिए उस मुआशी मोज़े के बारे में जिसने चीन को गुर्बत की दलदल से निकालकर आलमी ताकत बना दिया। The Chinese tried the communist model with their own modifications and it's failed, and they have admitted that it's failed. और साबिक इंडियन वजीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री का मजाक बनाने वाले पाकिस्तान के सदर अयूब खान ने उनकी मैयत को कैसे कंधा दिया। ये भी सुनिए कि नौसरबाजों ने सोने के ताजर को गांधी की जगह अनुपम खेर की तस्वीर वाले नोट देकर 2100 ग्राम सोना कैसे हथिया लिया। और ये कि पाकिस्तान के 2 शहरों इस्लामाबाद और लाहौर में अवामी इज्तिमात पर पाबंदी क्यों आयद की गई। इसके अलावा दीगर खबरें भी आज के सरबीन का हिस्सा हैं, मगर हमेशा की तरह सबसे पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अरब लीग काउंसिल में मुस्तकिल नुमाइंदों की सतह पर जुमेरात को एक हंगामी इजलास बुलाया गया है, जिसमें इसराइल की ज़मीनी कार्रवाई की रोशनी में लेबनान की हिमायत पर मुशावरत की जाएगी। ये इजलास इराक की दरख्वास्त पर तलब किया गया है, जहां लेबनान में खुराक और तिब्बी इमदाद पहुंचाने के बारे में बातचीत होगी। दूसरी जानिब इसराइल ने लेबनान में पनाह गुज़ीनों को मुतनब्बे किया है कि वो अभी अपने इलाकों में वापस नहीं जा सकते, क्योंकि मखसूस इलाकों में अभी कार्रवाइयां जारी हैं। रात गए यमनी हौसियों की तंजीम इंसारुल्लाह ने भी तिल अबीब में ड्रोन हमले करने का ऐलान किया था। इंतसारन लिमज़लूमियत अश-शअबैन अल-फ़लस्तीनी वल-लुबनानी वदअमन लिल-मुक़ावमतैन अल-फ़लस्तीनिय्यति वल-लुबनानिय्या नफ़ज़त अल-क़ुव्वत अस-सारुख़िय्या फ़ी अल-क़ुव्वात अल-मुसल्लहत अल-यमनिय्या अमलियतन अस्करिय्या استهدفت مواقع عسكرية في عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة. सामीन रवां साल 14 अप्रैल को रात के अंधेरे और मस्जिद अक्सा के सुनहरे गुंबद के पस मंजर में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों की रोशनी से पहली बार एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो शायद बहुत अरसे तक दुनिया के जहन पर नक्श रहेगी। ईरान का वो मिसाइल और ड्रोन हमला इसराइल के मशहूर दिफाई निज़ाम से काफ़ी हद तक बचने में कामयाब रहा, जिसे आयरन डोम यानी आहनी ढाल कहा जाता है। ईरान से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन एक इसराइली फ़ज़ाई अड्डे समेत मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर जा गिरे।
जब अप्रैल में ईरान ने इसराइल पर हमला किया था तो ऐसा लगता था कि जैसे वो अपनी कोई बात साबित करना चाहता है, लेकिन बाद अज़ां पता चला कि ईरान ने हमले की पेशगी इतला दे दी थी और इसके नतीजे में इसराइल और अमेरिका बआसानी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स मार गिराने में कामयाब हुए थे। लेकिन इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ है। ऐसा लगता है जैसे अब की बार ईरान वाकई इसराइल को संगीन नुकसान पहुंचाना चाहता है। ईरान की पासदाराने इनकलाब ने एक बयान में कहा है कि इस हमले का मकसद हमास और हिजबुल्लाह के सीनियर रहनुमाओं की हलाकत का बदला लेना है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की तो वो उसका जवाब देंगे। पिछली बार जब ईरान ने इसराइल पर हमला किया था तो अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू से जवाब में सख्त रद्द-ए-अमल न देने का कहा था और बज़ाहिर उन्होंने अमेरिकी सदर की बात मान ली थी। लेकिन अब की बार इसराइल में जज्बात काफ़ी मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। लगभग 6 माह बाद 1 अक्टूबर 2024 की रात उस हमले को एक बार फिर दोहराया गया और इस बार पहले के मुकाबले में ईरानी पासदाराने इनकलाब ने ज़्यादा बड़ी तादाद में मिसाइल दागे और पहले से ज़्यादा इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया गया। नेटो के आर्म्स कंट्रोल प्रोग्राम के साबिक डायरेक्टर कहते हैं कि ईरान के हालिया हमले ने मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। वाज़ेह रहे कि इस हमले की बुनियाद फराहम करने वाला ईरानी मिसाइल प्रोग्राम गुज़िश्ता कई दहाइयों में हैरान कुन रफ्तार से तरक्की करता रहा है और ईरानी हुकूमत को इस प्रोग्राम पर इस हद तक भरोसा है कि इन मिसाइलों की अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत की वजह से इनके लिए पॉइंटर की इस्तेमाल की जाती है। इसीलिए ये मिसाइल प्रोग्राम मगरबी दुनिया और इसराइल के साथ साथ मशरिक़ वुस्ता के चंद अरब ममालिक के लिए भी संजीदा मसला बना रहा है। अहम सवाल ये है कि ये मिसाइल प्रोग्राम क्या है और तमाम तर पाबंदियों के बावजूद ईरानी मिसाइल प्रोग्राम इतना जदीद कैसे बना। मशरिक़ वुस्ता में ईरान के पास सबसे बड़ा और मुतनव्वे बैलिस्टिक मिसाइलों का ज़ख़ीरा मौजूद है। साथ ही साथ ईरान खित्ते का वो वाहिद मुल्क है जिसके पास जौहरी हथियार तो नहीं लेकिन उसके बैलिस्टिक मिसाइल 2000 किलोमीटर के फासले तक पहुंच सकते हैं। बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी तो दूसरी आलमी जंग के वक्त बन चुकी थी, ताहम दुनिया में सिर्फ चंद ही ममालिक के पास ये सलाहियत है कि वो खुद इस टेक्नोलॉजी की मदद से बैलिस्टिक मिसाइल बना सकें। ईरान ने गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान शदीद नौयत की बैनुल-अक़वामी पाबंदियों के बावजूद ये टेक्नोलॉजी हासिल भी की और बैलिस्टिक मिसाइल तैयार भी किए। ईरानी रहबर आला खामनाई ने हाल ही में एक खिताब में कहा था कि जिस अस्करी और मिसाइल प्रोग्राम से मगरब परेशान है वो सब पाबंदियों के दौरान बना। خودشون رو اداره کنن، منطقهشون رو اداره کنن، با هم با صلح و سلامت و عافیت زندگی کنن. منطقه ما اساس مشکل که این درگیری ها و جنگ ها و نگرانی ها و دشمنی ها و اینا رو به وجود میاره، اساس مشکل ناشی از حضور همون کسانی است که دم از صلح و آرامش منطقه میزنن. सन 2006 में अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने एक करारदाद मंजूर की जिसके तहत किसी भी किस्म की जौहरी टेक्नोलॉजी या मवाद की ईरान को फ़रोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई। इसमें ऐसा सामान भी शामिल था जिसे किसी और मकसद के साथ साथ अस्करी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 3 ही माह बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने एक और करारदाद में ईरान से रिवायती हथियारों या असला की लेन देन पर भी मुकम्मल पाबंदी लगा दी जिसमें अस्करी टेक्नोलॉजी भी शामिल थी। इस करारदाद के तहत लगने वाली पाबंदियों की जद में ईरान के जौहरी प्रोग्राम के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी आया। ऐसे में ईरान के लिए रूस और चीन जैसे ममालिक से भी असलहा खरीदना आसान ना रहा जिनसे वो इराक जंग के वक्त से सामान खरीद रहा था। बैलिस्टिक मिसाइल जौहरी वॉरहेड यानी जौहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखते हैं और मगरबी ममालिक के मुताबिक चूँकि ईरान ने बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है इसलिए वो जौहरी तवानाई के हुसूल और जौहरी हथियार बनाने के लिए ज़रूरी सतह तक यूरेनियम को अफजुदा करने की कोई कोशिश तर्क नहीं करेगा।
जुलाई 2015 में ईरान और 6 आलमी ताकतों के दरमियान मुश्तरका जामे प्लान ऑफ एक्शन मुआहदे के इख्तिताम और फिर करारदाद 2231 की मंजूरी के बाद ईरान के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल की तमाम पाबंदियां हटा दी गईं। ताहम ट्रिगर यानी स्नैप बैक मैकेनिज्म के नाम से जाने वाली शिक ने हथियारों की पाबंदियों को बरकरार रखा, जिसके तहत खास तौर पर 5 साल तक ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की निगरानी होनी थी। ये ईरान पर दबाव डालने और उसके मिसाइल प्रोग्राम को कंट्रोल करने का एक हरबा था। ताहम ईरान ने अपना मिसाइल प्रोग्राम इस हद तक बढ़ाया कि मार्च 2016 में अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को एक मुश्तरका ख़त लिखते हुए ईरान पर मिसाइल तजर्बात करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि इसने JCPOA मुआहदे के बाद सलामती कौंसल की करारदाद 2231 की खिलाफ वर्जी की है। बिलाखिर 2020 में अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुआहदे से दस्तबरदारी का फैसला किया। अमेरिका के इस मुआहदे से दस्तबरदारी की एक वजह ईरान के मिसाइल प्रोग्राम के खतरे से निमटने और इस प्रोग्राम का मुआयना और तस्दीक करने के लिए दरकार तरीकाकार की कमी थी। अगरचे ईरान ने ये जाहिर करने की कोशिश की कि वो मुश्तरका जामे प्लान ऑफ एक्शन का हिस्सा है, लेकिन करारदाद 2231 में तयशुदा डेडलाइन के खात्मे के साथ ही रूहानी हुकूमत ने अक्टूबर 2021 में रूस और चीन से हथियारों की खरीदारी के लिए इख्तियारात दे दिए, लेकिन पाबंदियां अभी तक बरकरार हैं और उन्होंने ईरान को अब तक इस ख्वाहिश के हुसूल से बाज रखा है। ईरान इस वक्त 50 से ज़ायद किस्म के रॉकेट, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ साथ अस्करी ड्रोन्स तैयार करता है, जिनमें से कुछ रूस और यूक्रेन की जंग जैसे आलमी तनाज़ात में भी इस्तेमाल हुए हैं। चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल से मुतालबा किया है कि मशरक़ के वस्ता की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दामात किए जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तकिल मंदूब ने बुध को सिक्योरिटी कौंसल के इजलास में कहा कि लबनान और इसराइल के दरमियान लड़ाई रोकने का वाज़े और बिला मशरूत मुतालबा किया जाए। उन्होंने कहा कि आलमी अमन और सिक्योरिटी की बुनियादी जिम्मेदारी सलामती कौंसल पर आयद होती है। 在加沙停火问题上，绝大多数安理会成员意见一致，而美国却独家滥用否决权，扼杀了安理会的共识。 उन्होंने जोर दिया कि तमाम फरीकैन सियासी और सफारती हल की कोशिशें करें। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने बुध को कहा था कि चीन आलमी बरादरी खास तौर पर असर रसूख रखने वाले बड़े ममालिक से तामीरी किरदार अदा करने और मशरक़ के वस्ता में मजीद इंतशार से बचने का मुतालबा करता है। 安理会的表决结果清楚表明，在加沙停火问题上， तर्जुमान ने कहा कि चीन को मशरक़ वस्ता के बहरान पर गहरी तशवीश है और चीन लबनान की खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की मुखालफत करता है और ऐसे इक़दामात की मुखालफत करता है जिससे कशीदगी में इजाफा हो। ईरान की जानिब से इसराइल पर हमले एक ऐसे वक्त में किए गए हैं जब लेबनान पर फ़िज़ाई हमलों के साथ साथ इसराइल ज़मीनी हमले का आगाज़ भी कर चुका है। ऐसे में क्या खित्ते में एक नई और बड़ी जंग छिड़ सकती है और क्या ईरान और इसराइल बराह रास्त एक दूसरे के सामने आ सकते हैं? इस मुतल्लिक़ सुनिए किरण फातिमा और साद सोहेल की ये रिपोर्ट। तेहरान के इसराइल के खिलाफ मिसाइल हमलों के बाद यही सवाल अहम है कि क्या दोनों मुल्कों के दरमियान खुली जंग शुरू होने वाली है। गुज़िश्ता शब ईरान ने इसराइल पर तकरीबन 200 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल दागे और ईरानी पासदारान इनकलाब ने धमकी दी है कि अगर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो ईरान मजीद हमले करेगा। ये हमले एक ऐसे वक्त में किए गए हैं जब लबनान पर फ़ज़ाई हमलों के साथ साथ इसराइल ज़मीनी हमले का आगाज़ भी कर चुका है। मिसाइल हमलों के बाद रात गए तेहरान के अलावा इराक और गजा की सड़कों पर भी जश्न मनाया गया। अक्सर अफराद ने ईरान और हिजबुल्लाह के झंडे उठा रखे थे और उन पर हिजबुल्लाह के साबिक सरबरा हसन नसरुल्लाह की तस्वीर मौजूद थी, जो चंद रोज कबल लबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमले में हलाक हुए थे। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान ने इसराइल पर हमला करके एक बड़ी गलती की है और अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
ताहम हालिया हमले से होने वाले नुकसान के बारे में फिलहाल इसराइल ने तफसीलात नहीं दी हैं। ईरान का मिसाइल हमला कितना बड़ा था? इसराइली फौज ने इब्तदाई तौर पर ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइलों की तादाद 180 के लगभग बताई, ताहम बाद में अमरीकी हुक्काम ने कहा कि ईरान ने इस हमले में 200 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए। इस तादाद के हिसाब से हालिया हमला अप्रैल में होने वाले हमले से ज्यादा बड़ा था, जब शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी कॉन्सुलेट पर होने वाले हमले के रद्द-ए-अमल में 110 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल और 30 क्रूज मिसाइल दागे गए थे। दूसरी जानिब ईरानी पासदाराना इनकलाब का दावा है कि इस हमले में पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं और इस हमले में 3 इसराइली दिफाई अड्डों को निशाना बनाया गया था। हालिया कशीदगी की वजह यह है कि इसराइल हमास और हिजबुल्लाह के अहम रहनुमाओं को कत्ल कर चुका है, जिनमें इस्माइल हनिया, मोहम्मद दैफ के अलावा हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह और सीनियर कमांडर फुआद शुक्र शामिल हैं। एक दूसरे के खिलाफ खड़े इसराइल और ईरान के दरमियान ताल्लुकात सन 1979 तक काफी अच्छे हुआ करते थे। इनफैक्ट 1948 में इसराइल की रियासत कायम होने के बाद मिस्र के बाद ईरान दूसरा इस्लामी मुल्क था जिसने इसे तस्लीम किया था। लेकिन सन 1979 में आयतुल्लाह खुमैनी के इनकलाब ने शाह का तख्ता उलटकर एक इस्लामी जमहूरिया कायम की और उसने खुद को मजलूमों के मुहाफिज के तौर पर पेश किया। इस नई हुकूमत की आइडेंटिटी की एक अहम अलामत में अमरीका और इसके इत्तेहादी इसराइल दोनों की मुखालफत भी शामिल थी, जिसके बाद से इस दुश्मनी के नतीजे में आज तक दोनों जानिब बहुत सी हलाकतें हुई हैं। इसराइल और ईरान में से अस्करी एतबार से ज्यादा ताकतवर कौन है? ईरान और इसराइल के दरमियान तकरीबन 2152 किलोमीटर का जमीनी फासला है और ईरान ने वहां तक अपने मिसाइल पहुंचाकर ये तो साबित कर दिया है कि जिस मिसाइल प्रोग्राम पर वो काफी अरसे से काम कर रहा है उसमें काफी तरक्की हुई है। ऑल्दो इसराइल के पास कितने मिसाइल हैं ये क्लियर नहीं, लेकिन मशरिक़ वस्ता में अगर किसी मुल्क के पास जदीद तरीन मिसाइलों का जखीरा है तो वो इसराइल है। जहां ईरान की आबादी इसराइल से कहीं ज्यादा है, उसी तरह उसके हाजिर सर्विस फौजी भी इसराइल के मुकाबले में तकरीबन 6 गुना ज्यादा हैं। लेकिन अगर मिलिट्री बजट पर नजर डाली जाए तो ईरान का दिफाई बजट 10 अरब डॉलर के करीब है, तो उसके मुकाबले में इसराइल का बजट 24 अरब डॉलर से जरा ज्यादा है। इसराइल के पास जिस चीज की बरतरी है वो उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी और बेहतरीन जदीद तैयारों से लेस फजाइया है। तो क्या ईरान और इसराइल बराह रास्त एक दूसरे के सामने आ सकते हैं? माहिरीन का ख्याल है कि इसराइल शायद इस बार ईरान के खिलाफ उस तहम्मुल का इजहार ना करे जो उसने अप्रैल में बैनुल-अक़वामी ताकतों की वजह से दिखाया था। इसराइल की जवाबी कार्रवाई में सबसे वाज़ेह टारगेट्स तो वो अड्डे होंगे जहां से ईरान ने इसराइल पर मिसाइल दागे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर इसराइल उससे भी आगे बढ़ना चाहे तो वो ईरानी जौहरी तनसीबात को निशाना बना सकता है। किसी भी सूरत में ईरान की जानिब से एक और जवाबी हमला किया जाएगा और लगता है कि दोनों ममालिक हमलों और इंतकाम के दायरे में सफर करते रहेंगे। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने आर्टिकल 63A के फैसले के खिलाफ दरखास्तें मंजूर करते हुए उसे कालादम करार दे दिया है। दरखास्तों पर फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 17 मई 2022 के खिलाफ अपील को मुत्तफिका तौर पर मंजूर किया जाता है। अदालत का कहना था कि इस बारे में तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मई 2022 में आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर फैसले में कहा था कि मुनहरिफ रुकने असम्बली का पार्टी पॉलिसी के बरखिलाफ दिया गया वोट शुमार नहीं होगा, जबकि ताहयात नाअहली या नाअहली के मयाद का तयन पार्लिमान करे। ताहम अदालत उज़्मा के आज के फैसले के बाद रुकने असम्बली का वोट शुमार किया जाएगा। जुमेरात के रोज होने वाली समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि पार्टी सरबराह का इख्तियार है वो किसी रुकन को मुनहरिफ होने का डिक्लेरेशन दे या ना दे। अरकाने असेंबली या सियासी जमातें किसी जज या चीफ जस्टिस के मातहत नहीं होती। सियासी जमातें अपने सरबराह के मातहत होती हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया कि एक पार्टी सरबराह का इख्तियार एक जज इस्तेमाल करे तो क्या ये जमहूरी होगा? जज तो मुंतखब नहीं होते। इनहराफ के बाद कोई रुकन माफी मांगे तो मुमकिन है पार्टी सरबराह माफ कर दे।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने अपने दलाइल के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 63A का फैसला हॉर्स ट्रेडिंग को रोकता है और हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है और तासुर है कि अदालत हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त दे देगी। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम आप पर इस बात पर तौहीन अदालत लगा सकते हैं। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि हॉर्स ट्रेडिंग का कहकर आप बहुत भारी बयान दे रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है? आपको हम बताएं तो आपको शर्मिंदगी होगी। बाद अज़ा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मजीद कहा कि वोट भी शुमार नहीं होगा और निशिस्त से भी हाथ धोना पड़ेगा। इस हिसाब से तो पार्टी के खिलाफ वोट देना खुदकुश हमला है। अगर कोई पार्टी पॉलिसी से मुत्तफिक ना हो तो मुस्तफ़ी हो सकता है। दरियासना चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स के दौरान ये वाज़ेह किया कि जजेस के दरमियान कोई लड़ाई नहीं और ऐसा नहीं है कि इदारा टूट गया। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 17 मई 2022 को आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर 2 के मुकाबले में 3 की अक्सरियत से फैसला सुनाया था। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, सुप्रीम कोर्ट से मुस्तफ़ी होने वाले साबिक जज जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने अक्सरियती फैसले में कहा था कि मुनहरिफ रुकने पार्लिमान का दिया गया वोट शुमार नहीं किया जाएगा, जबकि इस 5 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने फैसले से इख्तलाफ किया था। उस वक्त की पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी PDM की हुकूमत में शामिल जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ नजर सानी की अपील दायर की थी, जिसे 1 साल से भी ज़्यादा अरसा गुजरने के बाद समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। नजर सानी की अपील की समाअत चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने की। इस बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल शामिल थे। तो क्या इस फैसले का मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर कोई असर पड़ेगा? तज्जिया कार बोला, देखिए, मैं समझता हूँ कि 63A को गैर जरूरी अहमियत दी जा रही है इस केस को। ये जस्टिस मुनीब अख्तर की अना का मामला तो हो सकता है कि उन्होंने गलत फैसला दिया हुआ है और वो चाहते हैं कि उनका गलत फैसला जो है वो रद्द ना हो और वो फैसला फील्ड में रहे, और तहरीक इंसाफ सिर्फ इसलिए मुनीब अख्तर साहब की हिमायत करती है क्योंकि वो जरा प्रो PTI जज हैं और उन्होंने PTI की काफ़ी हिमायत की हुई है। वरना 63A के फैसले का आईनी तरमीम पर कोई असर नहीं होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आईनी तरमीम पास हुई तो उसका 63A में कोई असर नहीं होगा। उसका असर होगा तो मखसूस नशिस्तों के नजरसानी केस की वजह से होगा। मुझे नहीं लगता 63A के केस की 63A एक इखलाकी फतह हो सकती है हुकूमत की, एक इखलाकी शिकस्त हो सकती है तहरीक इंसाफ की, एक री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हुआ है वो उसकी तस्हीह हो जाएगी और आइन अपनी असल हालत में बहाल हो जाएगा, और जो कोई जज ने आइन अपनी मर्जी का तहरीर किया है वो ख़त्म हो जाएगा। इससे ज्यादा इस वक्त आज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी कहा है कि मुल्क में कहीं कोई अदम एतमाद नहीं है कि आप कहें 63A इस्तेमाल हो जाएगी, हुकूमत उल्ट जाएगी, कहीं कोई एतमाद का वोट नहीं लेना किसी ने। जब ये फैसला आया था तब आपने एक हुकूमत उलटनी थी, आपने ये फैसला दिया। आज इस फैसले का उससे कोई ताल्लुक नहीं। तो मेरे ख्याल में इसकी आईनी कानूनी हैसियत तो इतनी जरूर है कि इसके नतीजे में आइन असल हालत में बहाल हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा। जस्टिस मुनीब अख्तर जो 2.5 साल से इसको नहीं लगने दे रहे थे, उनकी एक अखलाकी शिकस्त हो जाएगी कि उनका गलत फैसला जो है वो खत्म हो जाएगा। इससे ज्यादा नहीं मुझे इसमें कुछ नजर आता। इसके नतीजे में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में क्या तब्दीली होगी? जुमे को पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डी चौक पर एहतजाजी मुजाहरे से कबल वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज की गई है। इस दौरान शहर में अवामी इज्तिमात पर पाबंदी होगी।
एक बयान में इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि रेड जोन, हाई सिक्योरिटी जोन और करीबी इलाकों में नकल और हरकत को महदूद रखा जाएगा और किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर पंजाब हुकूमत ने भी सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में दफ़ा 144 नाफिज की है, जिसके तहत आइंदा 6 रोज तक शहर में सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी रहेगी। एक बयान में तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब का कहना था कि ये फैसला ज़िली इंतज़ामिया की सिफारिश पर किया गया ताकि अमन व अमान की क़याम, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। उनके मुताबिक सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र कोई भी अवामी इज्तिमा दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। ख्याल रहे कि तहरीक इंसाफ ने 5 अक्टूबर को लाहौर में मुजव्वज़ा आइनी तरामीम के खिलाफ मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में एहतजाज की कॉल दे रखी है। सन 1949 में जब माओ ज़ेतुंग इक़्तिदार में आए तो जंग से तबाहाल चीन गुर्बत की चक्की में पिस रहा था, लेकिन आज कम्युनिस्ट नज़रियात रखने वालों की फतह के 75 साल बाद ये मुल्क यकसर मुख्तलिफ तस्वीर पेश कर रहा है। चीन इस वक्त एक बड़ी आलमी ताकत है और दुनिया की सरकर्दा मईशत बनने के रास्ते पर गामजन है, लेकिन चीन का मुआशी मौजज़ा जो तारीख में एक मुनफरिद हैसियत का हामिल है, कैसे हुआ? ये मुआशी मौजज़ा माओ ज़ेतुंग की वजह से नहीं बल्कि एक और कम्युनिस्ट रहनुमा डेंग ज़ियाओपिंग की तरफ से फ़रोग़ दी गई मुहिम की वजह से मुमकिन हो सका। The Chinese tried the communist model with their own modifications and it's failed. And they have admitted that it's failed. Deng Xiaoping is a great man. He fought a great revolution. He saw the product of that revolution turn sour. He was fortunate to live long enough and he had the courage to say, no, we change course. इस मुहिम को इस्लाह और इफ्तिताह का नाम दिया गया था और सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक ये प्रोग्राम 740 मिलियन लोगों को गुर्बत से निकालने में कामयाब हुआ। चीनी खसूसियात के हामिल सोशलिज्म के नज़रियात के तहत डेंग ने चीन के पुराने निज़ाम को अलविदा कहा और इक्तसादी इस्लाहात के एक नए सिलसिले को फ़रोग़ दिया, जिसमें ज़राअत, निजी शोबे की खुद मुख्तारी, सनती जिद्दत और चीन को तिजारत का आलमी मरकज़ बनाने पर तवज्जो दी गई। इस रास्ते ने मुल्क को माओ ज़ेतुंग के कम्युनिज्म से बाहर निकाल दिया। चीनी सदर शी जिनपिंग ने इस अमल को माजी की जंजीरों को तोड़ने से ताबीर किया है।经过75年的艰苦奋斗，中国式现代化已经展开壮美画卷。 चीन में सही मानों में तब्दीली का आगाज सन 1978 में हुआ। उस वक्त चीन इस मुल्क से बहुत मुख्तलिफ था, जिसकी मईशत का आज अक्सर अमेरिका या यूरोपीय यूनियन से मवाजना किया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के अदादो शुमार के मुताबिक ये एक गरीब मुल्क था जिसके 800 मिलियन से ज़्यादा शहरियों के लिए 150 बिलियन अमरीकी डॉलर की मजमूई कौमी पैदावार थी। अब अगर इसका मुवाजना सन 2022 में 18 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की मजमूई कौमी पैदावार से किया जाए तो इस तब्दीली को समझा जा सकता है। अवामी जमहूरिया चीन के बानी माओ ज़ेतुंग 1976 में फौत हुए और एक मुतनाज़ा मिरास छोड़ गए। उनके बड़े मंसूबों में 1958 से 1962 तक का 4 बरस का प्रोग्राम ग्रेट लीप फॉरवर्ड भी शामिल था, जिसका मकसद तो मुल्क की ज़री मईशत को तब्दील करना था, लेकिन इसकी वजह से कहत पड़ा जिसमें कम अज़ कम 10 मिलियन या 1 करोड़ अफराद हलाक हुए, जबकि आज़ाद ज़राए के मुताबिक ये तादाद 45 मिलियन तक बनती है। इसके अलावा 1976 तक का सकाफती इनकलाब जो माओ की सरमायादारी के हामियों के खिलाफ एक मुहिम थी, उसमें मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक लाखों अफराद हलाक हुए और मईशत मफलूज होकर रह गई थी। गुर्बत और भूख की इसी सूरत हाल में चीन की हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी यानी CCP के उस वक्त के जनरल सेक्रेटरी डेंग ज़ियाओपिंग ने निज़ाम की तब्दीली की एक तजवीज़ पेश की। डेंग ने नाम नहाद 4 जदीदकारी के प्रोग्राम और एक ऐसी मईशत का इंतखाब किया जिसमें मार्केट का किरदार
ज्यादा था। उनके इस प्रोग्राम की 18 दिसंबर 1978 को सीसीपी की मरकजी कमेटी ने तौसीक की और इक्तिसादी जदीदकारी को बुनियादी तरजीह पर रखा। अगले बरसों में ऐसी तब्दीलियां अमल में लाई गईं जो उस वक्त ख्वाहिशात पर मबनी लग रही थी, मगर पार्टी के इंतहाई कदामत पसंद तबके की मुखालफत के बावजूद इस नए प्लान पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। अब ज़रई शोबे की मिसाल ले लें, जहां देही मईशत के माओ के निज़ाम को बतदरीज तर्क कर दिया गया और फिर इसके तहत पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना मुमकिन हो सका और मुल्क के इलाकों को गुर्बत से निकालने के लिए मजदूरों की शहरों की तरफ नकल मकानी की हौसला अफजाई भी इसी के तहत हुई। अवामी जमहूरिया चीन के क़याम के बाद से पहली बार मुल्क को गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए भी खोल दिया गया। खसूसी इक्तिसादी जोन्स बनाए गए, जैसे कि शेनज़ेन शहर, जिसमें एक नाकाबिले यकीन तब्दीली आई और आज उसे अक्सर चीनी सिलिकॉन वैली के नाम से पुकारा जाता है। इस नई पॉलिसी के बाद फिर बैरूनी दुनिया ने चीन की पैदावारी सलाहियत और नए इंतजामी तरीकों को बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। इन तब्दीलियों ने एक तवील अमल के बाद बिलाखिर चीन को सन 2001 में आलमी तिजारती तंजीम का हिस्सा बना दिया। यूं चीन ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ा, जिससे उसे मुआशी अरूज हासिल करने में बहुत मदद मिली। सन 2018 में जब आलमी मालियाती बहरान शुरू हुआ और मगरिब ने नई मंडियों की तलाश शुरू की, तो ऐसे में चीन सबका इंतखाब बन गया और यूं ये दुनिया भर की फैक्ट्री में तब्दील हुआ। ताहम अपने मुआशी उरूज के बाद बीजिंग इस लेबल को ख़त्म करने के लिए अब जद्दोजहद कर रहा है। अब वो मैन्युफैक्चरिंग से बढ़कर एक ऐसा मुल्क बनना चाहता है कि जो नई तख्लीक करे और दुनिया में हुक्मरानी करे। ऐसे बहुत से इशारे मिले हैं जिनसे पता चलता है कि चीन पहले से ही इस रास्ते पर चल रहा है। MDS ट्रांस मॉडल, जो एक ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स कंसल्टेंसी फर्म है, के मुताबिक मलेशिया और बांग्लादेश अब गारमेंट्स बनाने वाले बड़े मुमालिक बन गए हैं, जबकि यही काम 15 बरस पहले चीन में हो रहा था। वियतनाम ने भी सन 2014 के बाद तिजारती मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा नाम पैदा किया है। ये 26 सितंबर 1965 का वाक़या है। इंडिया पाकिस्तान की जंग ख़त्म हुए अभी 4 ही दिन गुजरे थे जब इंडिया के वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री ने दिल्ली के रामलीला मैदान में हज़ारों लोगों के सामने खिताब करना शुरू किया, तो वो कुछ ज़्यादा ही अच्छे मोड में थे। तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तालियों के शोर के दरमियान शास्त्री ने ऐलान किया कि पाकिस्तान के सदर अयूब खान ने कहा था कि वो दिल्ली तक चहलकदमी करते हुए पहुंच जाएंगे। वो इतने बड़े आदमी हैं, लहीम व शहीम। मैंने सोचा कि उन्हें दिल्ली तक चलने की तकलीफ क्यों दी जाए, हम ही लाहौर की तरफ बढ़कर उनका इस्तकबाल करें। ये वही शास्त्री हैं जिनके 5 फुट 2 इंच के कद और आवाज़ का अयूब खान ने 1 साल पहले मजाक उड़ाया था। अयूब खान अक्सर लोगों के बारे में राय उनके बर्ताव और तर्ज अमल की बजाय ज़ाहिरी रूप की बुनियाद पर कायम किया करते थे। पाकिस्तान में इंडिया के साबिक हाई कमिश्नर शंकर बाजपाई ने, जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ, का कहना था कि अयूब ने सोचना शुरू कर दिया था कि इंडिया कमज़ोर है। वो नेहरू की वफात के बाद दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये कहकर अपना दिल्ली का सफ़र रद्द कर दिया कि अब किससे बात करें। शास्त्री ने कहा, आप मत आइए, हम आ जाएंगे। वो नॉन अलाइड मूवमेंट के एक इजलास में शिरकत के लिए काहिरा गए हुए थे। वापसी पर वो कुछ घंटों के लिए कराची में रुके थे। जब लाल बहादुर शास्त्री को हवाई अड्डे पर रुखसत करते वक्त अयूब खान ने अपने साथियों से इशारा करते हुए कहा था कि इनके साथ बात करने में कोई फायदा नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री कहते हैं कि सन 1965 की जंग के दौरान अमेरिकी सदर लिंडन जॉनसन ने लाल बहादुर शास्त्री को धमकी दी थी कि अगर आपने पाकिस्तान के खिलाफ जंग बंद नहीं की तो हम आपको PL 480 के तहत जो लाल गंदम भेजते हैं उसे बंद कर देंगे। उस वक्त इंडिया गंदम की पैदावार के हवाले से खुद कफील नहीं था। शास्त्री को ये बात बहुत बुरी लगी और उनकी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंची। उन्होंने अवाम से कहा कि हम एक वक्त का खाना आज से नहीं खाएंगे। अनिल शास्त्री कहते हैं, लेकिन इस अपील से पहले उन्होंने मेरी माँ ललिता शास्त्री से कहा कि क्या आप ऐसा कर सकती हैं कि आज शाम हमारे यहाँ खाना ना बने। मैं कल पूरे मुल्क से एक वक्त का खाना ना खाने की अपील करने जा रहा हूँ।
मैं देखना चाहता हूं कि मेरे बच्चे भूखे रह सकते हैं या नहीं। अनिल शास्त्री कहते हैं, जब उन्होंने देख लिया कि हम लोग एक वक्त बिना खाना खाए रह सकते हैं तो उन्होंने अपने तमाम शहरियों से भी ऐसा करने के लिए कहा। 11 जनवरी 1966 को जब लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में इंतकाल हुआ तो उनके ढांचा यानी घर सबसे पहले पहुंचने वाले शख्स पाकिस्तान के सदर अयूब खान थे। उन्होंने शास्त्री को देखकर कहा था, हियर लाइज अ पर्सन हु कुड हैव ब्रॉट इंडिया एंड पाकिस्तान टुगेदर, यानी यहाँ एक ऐसा शख्स लेटा हुआ है जो इंडिया और पाकिस्तान को करीब ला सकता था। जब शास्त्री की मैयत को दिल्ली ले जाने के लिए ताशकंद हवाई अड्डे पर पहुंचाया जा रहा था तो रास्ते में सोवियत, इंडियन और पाकिस्तानी झंडा सरनगू रखा गया था। जब शास्त्री के ताबूत को गाड़ी से उतारकर जहाज पर चढ़ाया जा रहा था तो उनको कंधा देने वालों में सोवियत वजीर आजम के साथ साथ कुछ ही दिन पहले तक शास्त्री का मजाक बनाने वाले सदर अयूब खान भी शामिल थे। शास्त्री की सवाने हयात लिखने वाले CP श्रीवास्तव लिखते हैं, इंसानी तारीख में ऐसी बहुत कम मिसालें हैं जिनमें एक दिन पहले तक एक दूसरे के सख्त दुश्मन कहे जाने वाले न सिर्फ एक दूसरे के दोस्त बन गए थे बल्कि दूसरे की मौत पर अपने दुख का इजहार करते हुए उसकी मैयत को कंधा दे रहे थे। शास्त्री की मौत के वक्त उनकी जिंदगी की किताब पूरी तरह से साफ थी। ना तो वो पैसा छोड़कर गए, ना ही कोई घर या जमीन। लो कर लो बात, 500 के नोट पर गांधी जी की तस्वीर की जगह मेरी तस्वीर, कुछ भी हो सकता है। ये बॉलीवुड के मारूफ अदाकार अनुपम खेर का एक ट्वीट है जो उन्होंने एक खबर को शेयर करते हुए लिखा है, जिसमें बताया गया है कि इंडिया में ठगी का एक नया मामला सामने आया है जिसमें गुजरात के एक ताजिर को 1 करोड़ 60 लाख रुपए का धोखा दिया गया। अगरचे वाकया 24 सितंबर का है, लेकिन ये उस वक्त मंजर आम पर आया जब अहमदाबाद के एक सराफ ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और फिर ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये शिकायत रियासत गुजरात के अहमदाबाद शहर के नौरंगपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है। कुछ भी हो सकता है। That's what veteran actor Anupam Kher wrote on social media when he discovered an unusual development. The actor shared a video clip showing a 500 rupee currency note with his face instead of Mahatma Gandhi. सोने चांदी के ताजर मेहुल ठाकर ने ये शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें 2 अफराद ने 500 रुपए के जाली करेंसी नोटों का इस्तेमाल करते हुए धोखा दिया है। सितम ज़रीफी ये है कि उन नोटों पर गांधी की बजाय बॉलीवुड अदाकार अनुपम खेर की तस्वीर छपी है। मेहुल ठाकर ने यह सौदा 24 सितंबर को किया था और धोखाधड़ी का पता चलने के बाद नौरंगपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। इंडियन मीडिया के मुताबिक अहमदाबाद के नौरंगपुरा पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अफसर ने बताया कि 2 अफराद ने 1 करोड़ 60 लाख रुपए मालियत के 2100 ग्राम सोने के सौदे की अदायगी के तौर पर ताजर मेहुल ठाकर के मुलाजिम भरत जोशी को 1 करोड़ 30 लाख रुपए मालियत के 500 के जाली करेंसी नोट हवाले किए थे। इन लोगों ने बकिया 30 लाख रुपए अदा करने का वादा किया, लेकिन इससे कबल कि वो इसे लेकर आते और जोशी को ये मालूम होता कि वो नोट जाली हैं, वो नौसरबाज सोना लेकर गायब हो चुके थे। पुलिस ने बताया कि मेहुल ठाकर ने जेवरात की एक और दुकान के मैनेजर प्रशांत पटेल के फोन के बाद ही सोना फरोख्त करने पर रजामंदी जाहिर की थी, क्योंकि इन दोनों के देरीना कारोबारी ताल्लुकात थे। अंग्रेजी रोजनामा दी इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए पुलिस इंस्पेक्टर ए देसाई ने बताया कि न सिर्फ नोट नकली थे बल्कि जिस कोरियर दफ्तर में सोना फराहम किया गया वो भी नकली था। उन्होंने कहा कि मुलजिम ने सराफा बाजार के ताजर को धोखा देने का मंसूबा बनाया, यहाँ तक कि कोरियर फर्म जहां सोना फराहम किया गया वो बगैर किसी रजिस्टर्ड किराए के मुआहदे के जाली थी। उन्होंने दुकान किराए पर ली थी और वहां कोरियर फर्म का जाली बोर्ड लगा दिया था, जबकि मालिक के मकान से 1-2 दिन में किराए के मुआहदे पर दस्तखत करने का वादा किया था। उन्होंने जो करेंसी नोट दिए वो जाली थे, जिस पर अनुपम खेर की तस्वीरें थी। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोस में अनुपम खेर की तस्वीर वाले जाली नोटों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह रिसोल बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, जबकि करेंसी नोटों को जिस कागज में लपेटा गया था उस पर SBI का मुखफ़फ़ तो मौजूद है, लेकिन पूरा नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जगह स्टार्ट बैंक ऑफ इंडिया लिखा है।
अगरचे ये अपनी नौयत का अनोखा वाकया है, लेकिन पुलिस मुल्ज़मान का सुराग लगाने के लिए CCTV फुटेज का सहारा ले रही है, जबकि मज़ीद तफ्तीश जारी है। Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.